बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल होने से रोका जाए और उसे बरतानवी कंट्रोल में लाकर खित्ते के मामलात की निगरानी की जाए। अंग्रेज़ों की ये साजिश कैसे कायदे आज़म शाही जिरगे और काजी मोहम्मद ईसा ने नाकाम बनाई। जुस्तजू में आज हम तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के ज़िंदगी के हालात जानने की कोशिश करेंगे। जस्टिस काजी मोहम्मद फ़ायज़ ईसा के वालिद की मोहम्मद अली जिन्ना से दोस्ती कैसे हुई, उन्होंने कितनी बार बलूचिस्तान में कायदे आज़म की मेज़बानी की, मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में कैसे दोबारा ताकतवर बनाया, उनके भाई काजी मोहम्मद मूसा कौन थे, उनकी भाभी जहांजेब जेनिफर ने कैसे बतौर रुकने कौमी असम्बली भुट्टो से इख्तलाफ किया और 1973 में आइन में इख्तलाफी नोट लिखा, और सबसे बढ़कर काजी मोहम्मद ईसा ने कैसे बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने का तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया। ब्रिटिश राज में मशरकी बंगाल, सिंध, पंजाब और सूबा सरहद बाकायदा तौर पर बरतानवी राज का हिस्सा थे, मगर बलूचिस्तान वो वाहिद इलाका था जो बराह रास्त ताजे बरतानिया के ज़ेरे असर नहीं था। यहाँ पर जिरगा सिस्टम था और बरतानिया का एक एजेंट यहाँ पर नुमाइंदगी करता था और निगरान था। बलूचिस्तान उस वक्त कल्लात, खारान, मकरान और लसबेला की रियासतों पर मुश्तमिल था। क़याम पाकिस्तान से 2 रोज़ कबल रियासत कल्लात के हुक्मरान अहमद यार खान, जिसे खान ऑफ कल्लात कहा जाता था, उसने बरतानवी राज की तर्ज पर ही रहने का फ़ैसला करते हुए अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान के साथ खुसूसी ताल्लुकात पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ये कायदे आज़म को किसी सूरत कबूल न था। जिरगा में शामिल कुछ बलोच सरदारों ने खान ऑफ कल्लात की हिमायत का ऐलान भी कर दिया था और बलूचिस्तान की अलहदा हैसियत बरकरार रखने पर जोर दे रहे थे, मगर फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना, ये एक दिलचस्प दास्तान है और तहरीक आज़ादी के एक मोतबर रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा ने इसमें एक अहम कारनामा सरअंजाम दिया। ये कायदे आज़म के साथी वकील थे, कम उम्र होने के बावजूद कायदे आज़म का दोस्त होने का एजाज़ रखते थे। अपनी ज़िंदगी, वक्त, वसाइल और वफ़ादारी तहरीक पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के नाम कर दी और इसी का नतीजा ये निकला कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हो गया। अंग्रेज़ की सारी साजिश नाकाम हुई, हिंदुओं की हर तदबीर का तोड़ निकाला गया। मगर तारीख़ में झांकते हुए इस अहम दास्तान के सफ़हात को पढ़ने से पहले हम काजी मोहम्मद ईसा से तारुफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा से एक असूल पसंद ख़ानदान के तौर पर मशहूर रहा है। आइन की पासदारी और असूलों पर कारबंद रहना, क्योंकि ये जजों का ख़ानदान था, कानून नाफिज करने वाले लोग थे और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने वाले लोग थे। काजी ख़ानदान का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सूबे कंधार से है। वहाँ ये ख़ानदान काजी ख़ानदान के नाम से मशहूर था, क्योंकि इस ख़ानदान के कई अफराद काजी यानी जज के फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। 19वीं सदी के आगाज़ में इस ख़ानदान को अफ़गानिस्तान को छोड़ना पड़ा। इस मुल्क बदरी की वजह भी एक केस और इंसाफ की फराहमी के लिए डट जाना था। काजी ख़ानदान बलूचिस्तान के इलाके पशीन में आकर रिहाइश पजीर हो गया। काजी जलालुद्दीन को काबिलियत की बिना पर रियासत कल्लात का वज़ीर आज़म बना दिया गया। उनके 2 बेटे थे, मोहम्मद मूसा, मोहम्मद ईसा। बड़े भाई मोहम्मद मूसा 30 दिसंबर 1911 को पैदा हुए, ऑक्सफोर्ड से पढ़े। आयरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली जेनिफर से यूनिवर्सिटी में ही मुलाकात हुई और फिर शादी हो गई। जेनिफर ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनका नाम बेगम जहांजीब जेनिफर मूसा रखा गया। एक कार हादसे में मोहम्मद मूसा 22 मई 1956 को जान की बाजी हार गए। जेनिफर ने बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सियासत में हिस्सा लिया। 1970 के जनरल इलेक्शंस में नेशनल अवामी पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली बनी। इस कमेटी में शामिल थी जिसने 1973 के आइन की तैयारी की, मगर उन्हें सूबाई खुद मुख्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे।
और वो चाहती थी कि इस हवाले से आईन पाकिस्तान में बेहतरी की जाए, और उनका ये मुतालबा आने वाले दिनों में दुरुस्त भी साबित हुआ। इसी वजह से उन्होंने 1973 के आइन में इख्तलाफी नोट लिखा। इन्हीं काजी मोहम्मद मूसा और मोहतरमा जहांजेब जेनिफर के बेटे जहांगीर अशरफ काजी कई ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे। तहरीक पाकिस्तान अपने ज़ोरों पर थी जब दूर अंदेश कायद आज़म मुस्तकबिल के पाकिस्तान का नक्शा अपनी आँखों में सजाए हुए थे, लेकिन बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करना एक शख्स के बगैर मुमकिन ना होता तो उस शख्स का नाम काजी मोहम्मद ईसा है। ये 17 जुलाई 1913 को पशीन बलूचिस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कोयटा से हासिल की, मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल कोयटा, और फिर 1933 में बरतानिया के मिडल टेम्पल कॉलेज से बार एट लॉ किया। बरतानिया में वकालत शुरू की, वहाँ की बार के रुकन बने और फिर बरे सगीर वापस आ गए। जब काजी मोहम्मद ईसा ने बम्बई में प्रैक्टिस शुरू की तो वहीं उनकी मुलाकात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बतौर एक साथी वकील के हुई। एक मुलाकात जल्द ही करीबी दोस्ती में बदल गई। हालांकि इन दोनों की उम्र में कई सालों का फ़र्क था, लेकिन काजी मोहम्मद ईसा को ये एजाज़ हासिल था कि वो बानी पाकिस्तान के दोस्त थे। मुसलमानों के अलहदा मुल्क के लिए कायद आज़म की जद्दोजहद से मुतासिर होकर काजी मोहम्मद ईसा ने वकालत तर्क कर दी और अपना तमाम वक्त तहरीक पाकिस्तान के नाम कर दिया। कायद आज़म ने उनके ज़िम्मे बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी लगाई। उन्होंने इस मिशन पर 1939 से काम शुरू किया। 10 जून 1939 को बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग के पहले इजलास का इनेकाद हुआ और उन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ कि कायद आज़म ने उनको मेज़बानी का शर्फ बख्शा। और फिर कायद आज़म जब भी बलूचिस्तान गए तो उन्होंने काजी मोहम्मद ईसा और काजी मोहम्मद मूसा के घर पर ही क़याम किया। बलोचों तक कायद आज़म का पैगाम पहुंचा तो वो दामे दरमे सुखने मुस्लिम लीग के साथ हो लिए। 23 मार्च को मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था, जिसको करारदाद पाकिस्तान की वजह से तारीखी हैसियत हासिल हो गई। इस इजलास में काजी मोहम्मद ईसा ने बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए तकरीर भी की। उन्होंने मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया गया और ये एजाज़ भी उनके नाम हुआ कि वो सबसे कम उम्र रुकन थे। सितंबर 1943 में कायद आज़म अपने दूसरे दौरे पर बलूचिस्तान गए तो हमेशा की तरह उनकी मेज़बानी काजी बरादरान ने की। इस मौका पर कायद आज़म मुस्लिम लीग की तंजीमी सूरत हाल पर बहुत खुश हुए। मुस्लिम लीग की मसरूफियात की वजह से वकालत नहीं करते थे काजी मोहम्मद ईसा, लेकिन जब बरतानवी हुकूमत ने आज़ाद हिंद फ़ौज के अफसरान पर मुकदमात चलाए तो काजी मोहम्मद ईसा ने उनकी वकील की हैसियत से पेश हुए, मुकदमा लड़ा और जीता। काजी मोहम्मद ईसा ने मुस्लिम लीग का पैगाम दूर दूर तक पहुंचाने के लिए एक हफ्त रोज़ा मैगज़ीन अल इस्लाम भी शुरू किया। कायद आज़म की ख्वाहिश पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में बलूचिस्तान और उसके हकूक़ पर एक अंग्रेज़ी ज़ुबान में किताब भी तहरीर की, जिसमें मुस्लिम लीग के कारनामों और अहम तजावीज़ का जिक्र था। 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग के शोबा नशर व अशात के इंचार्ज बनाए गए। दर हकीकत उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी और कहा जाता है कि 1940 से 1947 तक उन्होंने मुस्लिम लीग का पैगाम बलोच, ज़ोमा और मशरान तक पहुंचाने के लिए 30 लाख मील से ज़्यादा का सफ़र किया। 1946 में बलूचिस्तान इन इलाकों में शामिल था जिसका पाकिस्तान या भारत के साथ इल्हाक बजरिया रायशुमारी होना तय पाया था। अब वक्त था कि काजी मोहम्मद ईसा ने बलूचिस्तान में जो कई साल तक मेहनत की है, जिरगा नुमाइंदों तक पाकिस्तान का जो पैगाम पहुंचाया है, इसका नतीजा सामने आए। वो मई 1947 में मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के इंतखाबात में सदर मुंतखब हुए। शाही जिरगा में रायशुमारी के लिए 29 जून 1947 की तारीख मुकर्रर हुई। बरतानिया बर्रे सगीर से जा रहा था, मगर वो एक इलाका अपने कंट्रोल में रखना चाहता था जहां वो आने वाले दिनों में इस खित्ते के मामलात को कंट्रोल कर सके, और इस मकसद के लिए बलूचिस्तान को चुना गया। इस मकसद के लिए रायशुमारी को मुलतवी करने की साजिश बलूचिस्तान में बरतानवी एजेंट मिस्टर जैफरे का मंसूबा था कि लॉर्ड माउंटबेटन का 3 जून वाला ऐलान पढ़कर सुनाया जाए, रायशुमारी रोक दी जाए और फिर 30 जून को जिरगा के नुमाइंदों से राय ली जाए।
मगर काजी मोहम्मद ईसा की तैयारियां मुकम्मल थीं। 29 जून को सुबह 10 बजे मिस्टर जेफरे प्रायर हाल में दाखिल हुए और उन्होंने माउंट बैटन का ऐलान पढ़कर सुनाना शुरू किया। मगर अभी उनका ऐलान ख़त्म नहीं हुआ था कि पहले नवाब मोहम्मद ख़ान जोगेज़ई और फिर सरदार दोदा ख़ान मरी ने पाकिस्तान के हक़ में तकरीरें शुरू कर दी। बरतानवी एजेंट को वाज़े तौर पर बता दिया गया कि हमें मज़ीद वक्त नहीं चाहिए क्योंकि शाही जिरगा पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला कर चुका है और हमारा नुमाइंदा दस्तूर साज असम्बली में बैठेगा। ये एक अलग दास्तान है कि कैसे पाकिस्तान की हुकूमत को खान अफकलात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ी। इसे आप बलूचिस्तान में पहला फ़ौजी ऑपरेशन कह सकते हैं और फिर मई 1948 में खान अफकलात ने घुटने टेक दिए। काजी मोहम्मद ईसा को 1951 में ब्राज़ील में सफ़ीर मुकर्रर किया गया। उन्होंने 19 जून 1976 को वफ़ात पाई। हुकूमत पाकिस्तान ने 1990 में उनके एजाज़ में यादगारी टिकट जारी किए। बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत पाकिस्तान को एक सुपर पावर बनाने के लिए 10, 20 या 25 साल हुकूमत करने का मंसूबा अब कोई राज नहीं रहा। इमरान खान वज़ीर आज़म, जनरल बाजवा आर्मी चीफ और फिर जनरल फैज़ हमीद पाक फ़ौज के सरबराह बनते और PTI तवील अरसे तक रियासत मदीना में अवाम की फ़लाह के लिए काम करती रहती और इसी मंसूबे का एक अहम हिस्सा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अपनी मर्ज़ी का लगाना था। चीफ जस्टिस साकिब निसार और उमर अता बंदयाल बाजवा डॉक्ट्राइन के एक मुजाहिद थे और उमर अता बंदयाल के बारे में तो जनरल बाजवा के अपने अल्फाज में वो कमज़ोर शख्स हैं जो फ़ैसला करने की ताकत नहीं रखते। मगर उनके बाद जो चीफ जस्टिस आने वाले थे वो सियासी जर्नलों के हम ख्याल नहीं थे और उन्हें हर सूरत रोकना लंबी हुकूमत के लिए लाजिम था। इमरान खान को ताउम्र सरबराह मुमलिकत बनाने का ख्वाब कैसे पूरा होता जब चीफ जस्टिस उनकी मर्जी का ना होता। उनके गैर आइनी इक़दामात को अदलिया की मदद हासिल ना होती तो हुकूमत कैसे चलती। तो चैन की बांसुरी बजाने के लिए अगला चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का होना चाहिए था और इस मकसद के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को रास्ते से हटाने के लिए इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने एक मंसूबा तैयार किया और इसमें PTI हुकूमत के बदबूदार तरीन किरदार शहजाद अकबर ने मरकज़ी किरदार अदा किया। लेकिन उनका यह गंदा मंसूबा बीच चौराहे पर बेनकाब हो गया और फिर इस साजिश के सारे अहम किरदार इसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर डालते नजर आए। इमरान खान तो अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं और हमेशा की तरह सारा इल्ज़ाम आर्मी पर डाल चुके हैं कि वो एक बेख्तियार लूले लंगड़े और डम्मी वज़ीर आज़म थे जो वज़ीर आज़म हाउस में फारिग बैठा करते थे और हुकूमत तो असल में जनरल बाजवा चलाया करते थे। उनके अपने अल्फाज में उस वक्त की वजारत कानून ने हमें कहा था, ये रेफरेंस लाया था, मैं इस हक़ में नहीं था, ये हमारी गलती थी, रेफरेंस हुकूमत नहीं लाई, हमने उस वक्त भी बहुत बातचीत की, वज़ीर कानून चाहते थे कि ये लाया जाए। इमरान खान क्यों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से इतने खौफज़दा थे? जनरल बाजवा की हर साजिश कैसे नाकाम हुई? जनरल फैज़ कैसे शहजाद अकबर के साथ मिलकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस बनने से ना रोक सके? ये सारी रूदात जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कौन हैं और उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है। इस ख़ानदान के साथ काजी का साबिका इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल जजों का ख़ानदान रहा है। इस ख़ानदान के आबाओ अजदाद का ताल्लुक अफ़गानिस्तान के सूबे कंधार से है। कहा जाता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दादा काजी जलालुद्दीन कंधार के जद्दी पुश्ती जज, उनका ताल्लुक हज़ारा कम्युनिटी से था जब उन्हें बरतानवी राज के ख़िलाफ़ बगावत के इल्ज़ाम में कंधार से हिजरत करना पड़ी। ये ख़ानदान पशीन बलोचिस्तान आया जहाँ पर काजी जलालुद्दीन अपनी काबिलियत की बिना पर दोबारा काजी बना दिए गए। उनके दो बेटे थे, मोहम्मद मूसा और मोहम्मद ईसा। काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा के ताया यानी मोहम्मद मूसा ने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की। दौरान तालीम आयरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली जेनिफर से शादी की जो बाद में सियासतदान बनी और पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा किया।
1970 के जनरल इलेक्शन में नेशनल अवामी पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली बनी। ये वही बेगम जहांजेब जेनिफर मूसा थी जिन्हें बलोचिस्तान की रानी कहा गया, जिन्होंने 1973 के आइन की तैयारी में अहम किरदार अदा किया, मगर फिर उन्हें सूबाई खुद मुख्तारी पर इख्तलाफ हुआ और उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा और तारीख ने यह साबित किया कि वो अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त थी। काजी मोहम्मद मूसा 1956 में एक कार हादसे में ज़िंदगी की बाजी हार गए। इन्हीं मोहम्मद मूसा के साहबजादे जहांगीर अशरफ काजी कई ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं और वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के तायाजाद भाई हैं। मोहम्मद ईसा पशीन बलोचिस्तान में पैदा हुए। 1933 में बरतानिया के मिडल टेम्पल कॉलेज से बारट लॉ किया। काजी मोहम्मद ईसा कायद आज़म के साथी वकील थे। कम उम्र होने के बावजूद कायद आज़म का दोस्त होने का एजाज़ रखते थे। अपनी ज़िंदगी, वक्त, वसाइल और वफादारी तहरीक पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के नाम कर दी। अंग्रेज़ की कोशिश थी कि बलोचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल होने से रोका जाए और उसे बरतानवी कंट्रोल में लाकर खित्ते के मामलात को यहाँ से देखा जाए, मगर काजी मोहम्मद ईसा ने कायद आज़म के साथ मिलकर अंग्रेज़ों की ये साजिश नाकाम बनाई। कायद आज़म बलोचिस्तान जाते तो इसी काजी ख़ानदान को ये एजाज़ हासिल था कि वो उनके घर में रिहाइश पजीर रहते। काजी मोहम्मद ईसा की शानदार दास्ताने हयात अब जुस्तजू की एक दूसरी वीडियो में इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। काजी मोहम्मद फ़ायज़ ईसा की बात करें तो ये 26 अक्टूबर 1959 को पशीन में पैदा हुए। कोयटा के ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर लंदन से BA ऑनर्स और फिर कानून की डिग्री हासिल की। 80 की दहाई में पाकिस्तान वापस आए और 1983 में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की। कॉर्पोरेट, दीवानी और माहौलियात के कवानीन उनकी दिलचस्पी का मरकज़ रहे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टर रहे। उनकी ज़्यादातर प्रैक्टिस कराची में रही, मगर वो बलोचिस्तान और सिंध दोनों बार्स के रुकन थे। उन्होंने अदलिया बहाली तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अखबारात में मज़ामीन लिखे और मुज़ाकरों में शिरकत की। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को 2009 में सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। बतौर वकील और जज के उनका तारुफ पाकिस्तान भर के हलकों में एक आइन दोस्त और कानून पर अमल करने वाले जज के तौर पर था, मगर फिर 2015 शायद वो पहला साल था जब उनके अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। हुआ कुछ यूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में फ़ौजी अदालत के क़याम के हक़ में फ़ैसला दिया तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उन 6 जजों में थे जिन्होंने उसकी मुखालफत की। जजों ने इन अदालतों के क़याम को अदलिया की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस फैसले को कौम की फतह करार दिया। अगले ही साल यानी 2016 को कोयटा सिविल अस्पताल खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए कमीशन की सरबराही करते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठाए और कलअदम तंजीमों की सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया। नेशनल एक्शन प्लान को मुनासिब तरीके से तरतीब देने और नेक्टा की नाकिस कारकर्दगी पर तनकीद की और हद तो ये हुई कि उन्होंने उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की कलअदम अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह अल्लामा यूसुफ लुधियानवी से मुलाकात पर सवाल भी उठाया। मंजरनामा कुछ यूँ था कि 2016 ही वो साल था जब जनरल बाजवा नवंबर में आर्मी चीफ बनने वाले थे और इससे कबल ही उनके दिमाग में पाकिस्तान की तरक्की का एक मंसूबा था, जैसे हर जर्नल के दिमाग में हुआ करता है पाकिस्तानी जर्नल। और फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जैसा जज जो कानून और आइन को बाजवा डॉक्ट्राइन से अफजल समझता हो, उसके लिए इस नए सेटअप में कोई जगह नहीं थी और बार बार जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इसका सबूत भी देते आ रहे थे। मिसाल के तौर पर साकिब निसार चीफ जस्टिस थे जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमला केस की अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल के पास बराह रास्त कोई इख्तियार नहीं कि दरख्वास्त को अज़ खुद नोटिस में तब्दील किया जाए। जस्टिस साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद सबसे ज़्यादा अज़ खुद नोटिस लेने वाले चीफ जस्टिस थे।
जिस पर भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एतराज़ उठाया कि आर्टिकल 184(3) के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ज़रूरी है, उसके बाद अज़ खुद नोटिस लिया जा सकता है। ये वही दिन थे जब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अचानक अदालत बर्खास्त कर दी और कुछ देर बाद जब अदालत की समाअत दोबारा शुरू हुई तो बेंच में जस्टिस काजी फायज़ ईसा शामिल ही नहीं थे। मगर फैज़ाबाद धरना केस के खिलाफ अज़ खुद नोटिस केस में जस्टिस ईसा के फैसले ने अस्करी इदारों के सियासी किरदार पर कारी वार किया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में आर्मी चीफ और बर्री और फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दिफा के तवस्सुत से हुक्म दिया कि वो फ़ौज के इन एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या गिरोह की हिमायत की। ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकाते आमा को भी हिदायत की गई कि वो अपने दायरा कार में रहते हुए काम करें। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स ने बाजवा डॉक्ट्राइन के अहम किरदारों को हैरान कर दिया। पाकिस्तान किसी फ़ौजी ने नहीं बनाया बल्कि लोगों की जद्दोजहद से बना है, जिसमें हमारे प्यारों का लहू भी शामिल है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तानी अवाम को ताकत के ज़रिए दबाव में रखेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। और शायद यही वो वक्त था जब सियासी जर्नैलों को ये मालूम हो गया कि अगर इमरान खान को 10, 15, 25 साल तक वज़ीर आज़म और फिर सदर बनाना है, जनरल बाजवा ने 9 साल तक आर्मी चीफ रहना है और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद का नंबर है, तो इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा होंगे। मंजरनामा कुछ यूँ था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके थे। सोशल मीडिया ने उन्हें पाकिस्तानियों की नज़र में आलमे इस्लाम का सबसे बड़ा रहनुमा बना दिया था। तब्दीली का हंगामा था जब इस मंसूबे पर अमल शुरू किया गया कि काजी फायज़ ईसा को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए और इसके लिए पाकिस्तानियों का मन भाता मंजन करप्शन और चोर चोर का नारा था। शहजाद अकबर ARU यूनिट का सरबराह बन चुका था और वज़ीर आज़म हाउस में उसका दफ्तर हुआ करता था जब ये मंसूबा बनाया गया कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा को करप्ट साबित किया। अभी इमरान खान को हुकूमत में आए चंद ही माह हुए थे जब शहजाद अकबर को उनके आकाओं की तरफ से जस्टिस काजी फायज़ ईसा को फिक्स करने का टास्क दिया गया। शहजाद अकबर उस वक्त मोराल के घोड़े पर सवार थे, उड़ रहे थे, उड़ते जा रहे थे, उनको सब हलवा लग रहा था। तो उन्होंने अपने दीगर फिक्सर्स के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। FBR के एक डायरेक्टर अशफाक अहमद को साथ मिलाया, उन्हें मरात और दीगर लालच दिए गए तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर काजी ख़ानदान की तमाम जायदाद की तफसीलात शहजाद अकबर को फराहम कर दी। इन्हीं खिदमात के सिले में इसी डॉक्टर अशफाक अहमद को 2021 में चेयरमैन FBR भी बनाया गया। फ़रोग़ नसीम कानूनी रहनुमाई के लिए शहजाद अकबर के साथ थे तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदाद की तफसीलात इकट्ठी की गई और फिर शहजाद अकबर को मालूम हुआ कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपनी बीवी और बच्चों की जायदाद को अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किया और इसके साथ ही उन्होंने खुद ही ये ख्याल कर लिया कि ज़रूर जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया के बैरून मुल्क जायदाद की मनी ट्रेल भी नहीं होगी, या ये इस कदर गैर ज़रूरी था क्योंकि जब तक मोहतरमा सरीना ईसा ने मनी ट्रेल देनी थी उस वक्त तक PTI के कीबोर्ड वॉरियर्स ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा को पाकिस्तानी अवाम के सामने करप्ट साबित कर देना था और अदालत तो वैसे ही इमरान खान के घर की लौंडी थी क्योंकि चीफ जस्टिस सपना था। काजी ख़ानदान की जासूसी की गई, टेलीफोन टेप किए गए और 2018 में ही एक दिन शहजाद अकबर एक तगड़ी सी फाइल लेकर बड़े फ़ख्र के साथ इमरान खान के सामने खड़े थे और उन्हें बता रहे थे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ इनकम टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी और मनी लॉन्ड्रिंग पर एक तगड़ा केस बनता है। बस एक ज़रूरत है, FIA जैसे किसी तगड़े सरकारी महकमे को मेरे महकमे के अंडर कर दें जो कार्रवाई कर सके। इमरान खान बहुत खुश हुए
और शायद शहजाद अकबर अगर बहुत ज़्यादा प्यारे होते तो वो उनका माथा भी चूम लेते, मगर उन्होंने फौरी तौर पर उनका मुतालबा माना और FIA को एक ऑर्डर के जरिए एसेट रिकवरी यूनिट के अंडर कर दिया के खिलाफ। और फिर एक दिन शहजाद अकबर ने बशीर मेमन ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बशीर मेमन को इस तरह किए कि वज़ीर आज़म हाउस सीधा इमरान खान के दफ्तर ले जाया गया, जहाँ पर इमरान अगर वो उन्हें कहा तो वो ऐसा कि वो हिम्मत करें, लेकिन उस वक्त उन्हें मालूम नहीं था मगर बशीर मेमन अभी तक लाइल्म थे कि उन्हें हिम्मत क्यों करनी है और किसके खिलाफ करनी है। वो तो जब उन्हें शहजाद अकबर वज़ीर आज़म हाउस में ही फ़रोग़ नसीम के कमरे में ले गए तो उन्हें मालूम हुआ कि FIA को दरअसल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। बशीर मेमन ने एक टीवी इंटरव्यू में ये इंकशाफात कुछ इस तरह किए। वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात के दौरान इमरान खान ने उनसे कहा कि अगर वो हिम्मत करें तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें मालूम नहीं था कि केस की नौयत क्या है और वज़ीर आज़म किसके ख़िलाफ़ हिम्मत करने की बात कर रहे हैं। शहजाद अकबर और फ़रोग़ नसीम के साथ मुलाकात में ये वाज़ेह हुआ कि किस शख्सियत के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है। उन्होंने काबीना के दोनों अरकान पर वाज़ा किया कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास है, FIA ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने हुकूमती शख्सियात की ये ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो इदारे की साख को नुकसान पहुँचता। मुलाकात के चंद माह बाद शहजाद अकबर ने उनसे जस्टिस ईसा और उनके अहले खाना के अंदरूनी और बैरून मुल्क सफ़र की तफसीलात के बारे में पूछा था, ताहम साबिक DG FIA के बकौल उन्होंने इसका मुस्बत जवाब नहीं दिया, जिस पर शहजाद अकबर ने उनसे कहा आप छोड़ दें, आपसे नहीं होगा। बशीर मेमन की तरफ से कोरा जवाब मिला तो अब शहजाद अकबर के मंसूबे का पहला पड़ाव नाकाम हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई सरकारी महकमा करप्शन के खिलाफ जंग की हिम्मत नहीं करता तो हम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। सदर आरिफ अलवी को एक डाक खाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया और वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग और इनकम टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी का एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भिजवा दिया। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपने असासों में अपनी अहलिया की बरतानिया में जायदाद को छुपाया है। इसका कानूनी तरीका ये था कि वज़ीर आज़म इस फ़ाइल को काबीना में लेकर जाते, लेकिन उन्होंने इस जमहूरी तरीके को इख्तियार करने की ज़हमत ना की। शायद वो ऐसा कर लेते तो इस हज़ीमत से बच जाते जो उनका मुकद्दर होने वाली है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने यह मामला शहजाद अकबर को भिजवाया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मामला सदर आरिफ अलवी तक पहुँच गया, मगर वो आइनी तौर पर उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे जब तक शिकायत ना आती। तो एक जाली शिकायत कुनिंदा पैदा किया गया जो इससे कबल भी मुल्की मफाद में अक्सर दरख्वास्तें देता रहता था। वहीद डोगर ने दर्द दिल के साथ आरिफ अलवी को शिकायत भेजी और फिर इस पर रेफरेंस भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच बन गया जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल ने संभाल ली और फिर अदालत उज़्मा में एक ऐसा सर्कस शुरू हुआ कि अल अमान अल हफीज़। कभी जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर कोई बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं है, ज़रूरत इस अमर की है कि इस मफरूज़े को गलत करार दिया जाए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के नाम पर जो जायदाद है उसके पैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिए हैं। अदालत इस जायदाद के ख़रीदने के ज़राए मालूम करना चाह रही है। बेंच के रुकन जस्टिस फैसल अरब सवाल उठाते कि हो सकता है उनके मुवक्किल का कोई और अकाउंट हो जिसके ज़रिए रकम मुंतकिल की गई है ताकि जायदाद खरीदी जा सके। एक मौका पर जस्टिस मकबूल बाकर रिमार्क्स देते कि शिकायत कुनिंदा को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के यूरोपियन नाम का कैसे इल्म हुआ, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि हो सकता है कि डोगर के पास माफूकुल फितरत इख्तियारात हों। इस बरजस्ता जवाब पर अदालत में कह कहा बुलंद होता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त मुबैना तौर पर बनाई गई 3 जायदादों का जिक्र है जिसके बारे में उन्हें बताना होगा। ये एक जज का मामला नहीं बल्कि पूरी अदलिया के वकार का मामला है और अदलिया के वकार को किसी तौर पर भी नहीं गिरने देंगे।
मगर अफसोस शहजाद अकबर जिसने इमरान खान की हुकूमत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उसने इस रेफरेंस में भी कोई सबूत मुहैया नहीं किया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के इस मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करना पड़ा कि उनकी बीवी और उनके बच्चों की जायदाद से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं और उनकी अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा ने अपने बिज़नेस की सारी मनी ट्रेल देकर इस इल्ज़ाम के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दिया। सियासी जर्नैलों को उस वक्त भी जस्टिस उमर अता बंदयाल से बहुत उम्मीदें थी, मगर आखिरी वक्त पर उनके गुब्बारे से शायद हवा निकल गई। शायद इसी केस को मिसाल बनाते हुए साबिका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में ये तारीखी जुमले कहे थे कि जस्टिस उमर अता बंदयाल एक कमज़ोर शख्स हैं जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। तकरीबन 13 माह कबल यानी गुज़िश्ता साल माह सितंबर की 17 तारीख को जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने पाकिस्तान के 29वें मुनसफ़े आला का हलफ उठाया तो उस वक्त मंजरनामा कुछ वैसा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले उससे कबल ही उनकी शदीद नफ़रत और मुखालिफत में मुब्तला हो चुके थे। PTI वाले सोशल मीडिया पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को एक ड्रैकुला की तरह पेश कर रहे थे जो इमरान खान और उनकी जमात का बेड़ा गर्क करने आए थे। एक ग्रुप वो भी था जिसे नए चीफ जस्टिस के अंदर वो मसीहा नज़र आ रहा था जो आते ही पलक झपकाएगा और अदलिया आइन की पासदार बन जाएगी। काजी फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान के वो वाहिद चीफ जस्टिस थे जिन्होंने सियासतदानों और सियासी जर्नैलों के साथ बाकायदा एक जंग लड़ी और जीती थी। और ये सारी कहानी मैं तकरीबन 1 साल कबल जुस्तजू पर बता चुका हूँ, जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके साथ उनकी ख़ानदानी तारीख और वालिद काजी मोहम्मद ईसा के तारुफ के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स मैं दे रहा हूं। तो आज की वीडियो का आगाज़ मैं बराह रास्त 17 सितंबर 2023 से करता हूँ, जब काजी फ़ायज़ ईसा ने हलफ उठाया था, जब उन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही तकरीबन 4 साल बाद फुल कोर्ट इजलास बुला लिया और पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में पहली बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केसेस की लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी और अवाम जजों और वकला को आपस में गुफ्तगू करते देखकर हैरान रह गई कि तनुजा की रामपुर वाली बुआ और हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बातों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। चीफ जस्टिस ने आते ही हिदायत जारी की कि अक्टूबर के महीने की कॉज लिस्ट जारी कर दी जाए और हर हफ्ते ये रिपोर्ट भी जारी की जाए कि कितने केसेस आए और कितने केसेस का फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में इससे कबल काफ़ी अरसे से इन बातों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ साथ पहले फुल कोर्ट इजलास में चीफ जस्टिस इस बात पर गुफ्तगू करते भी नजर आए कि वो अपने यानी चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना चाहते हैं और इसे दीगर जजों के साथ शेयर भी करना चाहते हैं। फिर उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर स्टे ख़त्म करके 2 सीनियर तरीन जजेस के साथ अपने इख्तियारात शेयर भी कर लिए और एक जजेस कमेटी बनाई। ये भी बाद में मालूम हुआ कि कैसे इन दोनों सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को मखसूस नशिस्तों और 63A जैसे केसों के इल्तवा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सितंबर में चीफ जस्टिस ने मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस के लिए अपनी सरबराही में एक बेंच बना दिया जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस सत्तर मिनल्लाह भी शामिल थे। यानी इस मामले पर एक कमीशन बनाकर इसे भी शुरू कर दिया गया था। मुल्क भर में उस वक्त इंतखाबात का हंगामा था। PTI मुतालबा कर रही थी कि इंतखाबात की तारीख दी जाए, जबकि निगरान हुकूमत मुसलसल उसे टालने में मसरूफ़ थी। तो ऐसे ही वक्तों में काजी फ़ायज़ ईसा ने यह भारी पत्थर उठाया जिसे उठाने की हिम्मत खुद PTI के सदर आरिफ अलवी भी नहीं कर रहे थे। चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को हिदायत की कि वो सदर मुमलिकत से मिलकर इलेक्शन की तारीख तय करें और यूँ 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में आइन तोड़ने और मार्शल लॉ लगाने जैसे कबीर जुर्म के मुर्तकिब हुए थे। दिसंबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ को आइन शिकनी और संगीन गद्दारी का मुजरिम करार देते हुए उन्हें सजाए मौत देने का फैसला सुनाया। मगर जनवरी 2020 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की सरबराही में मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सज़ा सुनाने वाली खसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया था। यानी उसकी तमाम कार्रवाई भी कलअदम हो गई।
जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये भारी पत्थर भी उठाया। जनवरी 2024 में ही लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पेशावर की खुसूसी अदालत की तश्कील को गैर आईनी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। पाकिस्तान का आइन तोड़ने की सजा देने का कर्ज अदलिया पर भी था, तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इस फर्ज से सुबकदोश हो गए। अब ये सियासतदानों और बाकी इदारों पर है कि कब वो ये भारी पत्थर उठाते हैं। मगर इन तमाम मुश्किल फैसलों के बावजूद अभी तक जस्टिस काजी फायद ईसा का आसान वक्त चल रहा था, क्योंकि अब वो PTI से बल्ले का निशान लेने की तो सीख करने वाले थे और यूँ एक सियासी भौचाल आने वाला था। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत और शफाफियत पर बात करती थी, लेकिन इमरान खान हुकूमत में थे। आर्मी चीफ कौम का तो मालूम नहीं, मगर PTI का बाप ज़रूर था। तो पार्टी में किसी को ख्याल नहीं आया कि इंतखाबात ही करवा लिए जाएँ। 2024 के इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू हुई तो PTI ने ऐसे बोगस इंतखाबात करवाए कि इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2023 में पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। यहाँ इस समर से इनकार भी मुमकिन नहीं कि बगावत की नाकाम कोशिश के बाद पाकिस्तान की आर्मी और PTI पर्सनल हो चुके थे। PTI सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो यहाँ पर उनका सामना चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से हुआ, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर करते हुए PTI के हक में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सन 2021 में तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का कहा था। ये वो वक्त था जब तहरीक इंसाफ की वफाक और सूबों में हुकूमत थी। चुनाचे ये नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ से इम्तियाजी सलूक किया गया। अगर कोई इस फैसले और PTI के खिलाफ इस कैंपेन में आर्मी की मुदाखलत से इनकार करता है तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि जैसे मंजरनामे और तारीखों में ये फैसला आया वो सब समझा रहा था। मिसाल के तौर पे 13 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख थी। यही वो फैसला था जिसकी वजह से बाद में मखसूस नशिस्तों का मसला खड़ा हुआ और सबसे बढ़कर खुद आने वाले महीनों में जस्टिस काजी फायद ईसा का एतराज़। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, अगर जो PTI के पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं था फिर भी वो बतौर जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत समझा। हैरान कुन तौर पर जस्टिस काजी फायद ईसा इतने माह तक अपने फैसले की गलत तशरीह और उस पर गलत अमल होने पर खामोश रहे। एक तरफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर PTI के इल्ज़ामात लग रहे थे, मगर दूसरी तरफ वो अदलिया की तारीख के दाग भी धोने की कोशिश कर रहे थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल भी इसमें शामिल था। जब उगला तहरीक की कामयाबी के बाद इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उस वक्त भी सदर आसिफ जरदारी ने 2011 में ये रेफरेंस दायर किया था। इफ्तिखार चौधरी इतने ताकतवर थे कि इसे सुन सकते थे। उन्होंने 2012 में इस केस की 2 समातें की, मगर फिर उनके जाने के बाद ये सिलसिला जारी ना रह सका। दानिश्वर खोसा और डैम बाबा साकिब निसार जैसे कई चीफ जस्टिस आए, मगर किसी ने इस केस को सुनने की हिम्मत नहीं की। काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बने तो ये वही थे जिन्होंने भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फ़ायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। मुल्क और इसकी अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। उस वक्त तक सूरत हाल ये थी कि बतौर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ दीगर जजों का ताउन था। ख़ास तौर पर सीनियर प्यूनी जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त तक उनके मद्दार थे, मगर ये मार्च का महीना था जिसमें दरअसल इन दोनों जजों के दरमियान ताल्लुकात में दरार आना शुरू हुई। मंसूर अली शाह जैसे लायक, बहादुर और बासूल जज चीफ जस्टिस ना बन सके और कैसे वो PTI के सोशल मीडिया के ट्रैप में आ गए, इसकी सारी कहानी मैं जस्तजू पर बता चुका हूँ, जो आप इस हाई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। PTI के सोशल मीडिया ये फरेब की तरफ से मुसलसल पाकिस्तानी अवाम में चीफ जस्टिस के खिलाफ जहर घोला जा रहा था। पाकिस्तान के सिस्टम की इकाई को तोड़ने, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की कीमत पर ये लोग पाकिस्तान तोड़ने से भी गुरेज नहीं कर रहे थे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
मगर ये मार्च 2024 का महीना था जब पीटीआई के सोशल मीडिया की लानत ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया। काली फायद ईसा बतौर चीफ जस्टिस फरिश्ता नहीं थे और ना ही शैतान, मगर वो एक इंसान के तौर पर बेहतरीन किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे थे। अदलिया में इमरान खान के हामी जजेस को एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। मार्च 2024 ही वो महीना था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा और इसकी कॉपियां सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भेज दी। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ISI और खुफिया एजेंसी इन जजेस पर केसेस के हवाले से दबाव डाल रही हैं। 25 मार्च को लिखे जाने वाली इस खत की खबरें 26 मार्च को मीडिया पर नशर हुई और फिर पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के सोशल मीडिया ने एक तूफान बर्पा कर दिया। अदलिया पर जो दबाव फैज़ हमीद और इमरान खान के ग्रुप की तरफ से डाला गया था, इसके वाज़ेह सबूत वीडियोस और ऑडियो लीक्स की शक्ल में आज भी मौजूद हैं। जजों की तकारीर, उनकी नौकरियां छिन जाना, जजों का मर जाना, सियासतदानों पर अताब, ये सब पाकिस्तानी तारीख का हिस्सा है। और आप पीटीआई के सोशल मीडिया की ताकत देखें कि जो गुनाहे कबीहा उन्होंने किए थे, इसे ही उन्होंने अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। अवाम पर तो इसका अच्छा खासा असर हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसकी तमाम हकीकत मालूम थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, मगर शायद इसी वजह से इस केस का आज तक कोई मंतकी नतीजा नहीं निकल सका। मगर दरअसल यही मार्च का हंगामा खेज महीना था जिसमें जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा होने शुरू हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसमें अहम किरदार अदा किया। जनवरी में जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी मुस्ताफ़ी हो गए। फ़र्क ये था कि जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्तें आने की अफवाहें थीं, जबकि मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आ चुकी थी। इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रही और यही मार्च का महीना था जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया और उनसे जस्टिस का टाइटल भी वापस ले लिया। पाकिस्तानी अदलिया में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से साथी जज के खिलाफ ऐसा सख्त इकदाम अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद था। सुप्रीम कोर्ट में मज़ाहिर अली नकवी के साथ हमदर्दी रखने वाले जज भी थे। इस तरह से जजेस में फासले बढ़ना शुरू हो गए, मगर अभी सब ठीक है का साइन बोर्ड माथे पर लगाकर हंस हंस कर एक दूसरे से मिल रहे थे। मार्च 2024 में ही जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तकरीर करने वाले जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी को बरतरफ करने की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया गया और रिटायर्ड जज को मराद का हकदार करार दे दिया। मगर अब वक्त था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह में इख्तलाफात खुलकर सामने आने का। अगर हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान इख्तलाफात की बात करें तो अप्रैल 2024 तक ऐसी कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि जब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल आईनी तरामीम के हवाले से जजिस से मुशावरत करने में मसरूफ़ थे, तो एक रोज़ ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के दफ्तर में जा पहुँचे, जहाँ पर मुअज़्ज़र जज के अल्फाज कुछ यूँ थे: ये पार्लिमान का इख्तियार है, पार्लियामेंट जो करेगी वो अगर आइन और कानून के दायरे इख्तियार में है और आइन और कानूनी तौर पर दुरुस्त है तो वो पार्लिमान ज़रूर करे, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। पीटीआई की तरफ से दादरी का शोर मचाया जा रहा था। फिर मई में मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में आया और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 6 मई को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके अपने मुस्तकबिल के रुझान का वाज़ेह इशारा दे दिया। पीटीआई का शैतानी सोशल मीडिया अपनी तवज्जो का सारा मरकज़ जस्टिस मंसूर अली शाह को बना चुका था। पूरे पाकिस्तान में वाह वाह होने लगी और इमरान खान के मद्दाहों ने सारी उम्मीदें उन्हीं से वाबस्ता कर लीं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर 13 रुकनी बेंच बनाया, जिसके तहत 12 जुलाई को 8 जजेस ने अक्सरियती फ़ैसला दिया और ये फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। खरीज वाज़ेह हो चुकी थी, 2 धड़े और उनके नाम पहले तो बाखबर हल्कों को मालूम थे, मगर अब ये सारी पाकिस्तानी अवाम के सामने आ रहे थे। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चौमक्खी लड़नी बंद नहीं की। उन्हें शायद मालूम था कि उनके पास वक्त कम है, तो उन्होंने सारे महाज एक साथ खोले।
अदलिया की काली भेड़ों को सजाएं दी, अदलिया पर काले धब्बे धोने की कोशिश करते रहे और इमरान खान की हुकूमत में सियासत करने वाले फैज़ हमीद को भी कैसरी किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फैज़ हमीद के लिए एक ढाल फराहम की जिस पर चीफ जस्टिस ने बहुत बुरा मनाया। ये मई 2024 का ही महीना था। फैज़ाबाद धरना केस पर हुकूमती कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फाइल ईसा के सामने पेश की गई तो उन्होंने शदीद मायूसी का इजहार किया। बज़ाहिर कमीशन ने यह रिपोर्ट साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बयान की बुनियाद पर तैयार की है। उन्हें ये रिपोर्ट पढ़कर मायूसी हुई और बज़ाहिर ये कमीशन वक्त ही ज़ाया करता है। आउट ऑफ द वे जाकर उस जेंटलमैन को रिपोर्ट में क्यों बरी किया जा रहा है? बज़ाहिर कमीशन का मैंडेट फैज़ हमीद को बरी करना। यही चीफ जस्टिस कादी फायर ईसा थे जिन्होंने जंगलों को जानवरों का घर करार देते हुए मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तमाम कारोबारी सरगर्मियां ख़त्म करने का हुक्म दे दिया और इसके नतीजे में मुनाल रेस्टोरेंट का खात्मा हो गया। दूसरी तरफ जस्टिस कादी फायर ईसा ने भी हुकूमत को ये कानूनी नुक्ता भी समझाया कि 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में तहरीर किया। 8 अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में फ़ैसला सुनाते हुए अपीलें निपटाई नहीं। जब अपीलें निपटाई नहीं गई तो केस ज़ेरे इल्तवा समझा जाएगा। 8 जजेस ने अपीलें ज़ेरे इल्तवा रख कर PTI और इलेक्शन कमीशन को नई दरख्वास्तें दायर करने का कहा। हतमी फैसला नहीं हुआ, इसलिए अक्सरियती फैसले पर अमल न करने से तौहीन अदालत नहीं लगे। जस्टिस मंसूर अली शाह भी खुलकर सामने आ गए और एक तकरीब में खिताब में उनके अल्फाज थे, ये नहीं हो सकता कि इंतज़ामिया अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करना गैर आइनी होगा। किसी के पास ये ऑप्शन नहीं कि कहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना आइन का तकाजा है। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना लाजिम है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना तो फिर कोई और निज़ाम ले आए। जस्टिस कादी फायर ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही जो ऐलान किया था कि वह अपने इख्तियारात में दीगर सीनियर जजेस को भी शामिल करेंगे, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट के सियासी माहौल में इस वक्त ये कोई दुरुस्त फैसला नहीं था, क्योंकि जजेस कमेटी में दीगर 2 सीनियर तरीन जजेस अब खुला मुखालिफ ग्रुप या अगर इमरान खान ग्रुप में शामिल हो चुके थे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस कादी फायर ईसा अक़लियत में आ गए। बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ात होने लगी। जजेस कमेटी में अक्सर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस की राय को मुस्तरद करने लगे। चीफ जस्टिस कादी फायर ईसा 63A की नज़रसानी का केस लगाना चाहते थे। वो 12 जुलाई के गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले पर नज़रसानी केस भी लगाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अदलिया पर और ख़ास तौर पर उनके दौर में ये काला धब्बा लगे, मगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने छुट्टियों के बाद केस लगाने की राय दी और अक्सरियती राय की वजह से ऐसा ही हुआ। इस मौके पर किसी ने ये सवाल नहीं उठाया आखिर क्यों ये दोनों मोहतरम जज साहिबान 12 जुलाई के फैसले पर नज़रसानी केस नहीं लगने दे रहे हैं। फिर ऐसे मौके पर हुकूमत कादी फायर ईसा की मदद को आई। 20 सितंबर को हुकूमत ने सदारती आर्डिनेंस के जरिए जस्टिस कादी फायर ईसा के इख्तियारात में इजाफा कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कमेटी का हिस्सा बनने से मादरत कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह खुलकर सामने आ गए। उन्होंने ख़त लिख कर एहतजाज किया और कमेटी इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो जस्टिस कादी फायर ईसा की रिटायरमेंट तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बने। नई जजेस कमेटी के पहले इजलास में ही अमीनुद्दीन और कादी फायर ईसा ने 63A आर्टिकल नज़रसानी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना दिया और सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता फैसले को कलअदम करार दे दिया। यानी अब पार्लियामेंट के अरकान अपनी जमात की हिदायत के बरखिलाफ वोट देंगे तो उनके वोट गिने भी जाएंगे, मगर उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। चीफ जस्टिस अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट की इमारत में सियासत के घुसने के सख्त मुखालिफ रहे। वो जज जो सियासी फैसले कर रहे थे या सियासी रहनुमाओं के लिए नरम गोशा रखते थे, इनके खिलाफ जस्टिस कादी फायर ईसा ने सख्त रवैया इख्तियार किया और शायद यही वजह थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें मुनासिब अंदाज में रुखसत भी नहीं किया।
पीटीआई की तरफ से हर तरह की कोशिशों के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन सके और जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया, तो ये वो मौका था जब जस्टिस मंसूर अली शाह इतने तैश में आ गए कि सब हैरान रह गए। ये अलग बात कि उन्होंने किसी भी अलविदाई तकरीब में शिरकत नहीं की, बल्कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कारी फाइज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में भी नहीं आए। यही नहीं बल्कि एक बार फिर उन्होंने एक ख़त में अपना गुस्सा निकाला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम ख़त में, मगर इनके अल्फाज बहुत सख्त हो गए। काजी फाइज ईसा एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर अदलिया पर पड़ने वाले बैरूनी असरात और दबाव से गाफिल और बेपरवाह रहे। मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने की बजाय उन्होंने दरवाजे खोल दिए और ताकतवर अदलिया की निगरानी के मुकद्दस किरदार के साथ धोखा किया। उन्होंने अदलिया के दिफा के लिए हिम्मत और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि कानून की हुक्मरानी की बुनियाद पर समझौता करते हुए मैदान उनके लिए खाली छोड़ दिया जो अपने मुफाद की खातिर अदालतों को कमज़ोर करना चाहते थे। इस अदालत के फैसलों की उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने बेशर्मी और तौहीन आमेज़ी के साथ ये कहा कि इंतज़ामिया इन फैसलों पर अमल ना करे। उन्होंने अदालत के अंदर साथ काम करने वालों के रिश्तों में दरारें डाली और तल्ख तकसीम पैदा की, जिसके असरात बहुत अरसे तक अदलिया पर रहेंगे। उनका दौर छोटेपन, इंतकाम और इंतज़ामी मामलात में पस्त ज़हनीत के हवाले से जाना जाएगा, जिसमें आजिज़ी और बुर्दबारी की कोई जगह नहीं थी। ऐसे दौर के रेफरेंस में शिरकत करके उसका जश्न मनाना ये पैगाम देगा कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे को धोखा दे सकता है, कमज़ोर कर सकता है, छोटेपन और पस्ती का मुजाहरा कर सकता है, मगर फिर भी इंसाफ के एक मुअज़्ज़ज़ खादिम की हैसियत से उसका जश्न मनाया जा सकता है। माजरत के साथ, अपने ज़मीर के साथ, मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकता। मगर आप तारीख का जबर देखें कि जिस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह किसी पुरसकून कमरे में बैठे जस्टिस कारी फाइज ईसा के खिलाफ अपने गुस्से को अल्फाज की शक्ल में कागज़ पर उतार रहे थे, वक्त के उन्हीं करीबी पलों में नौ मुंतखब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी किसी पुरसकून माहौल में कागज़ सामने रखे एक शानदार लिखारी बनने की कोशिशों में चीफ जस्टिस कारी फाइज ईसा की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। चीफ जस्टिस कारी फाइज ईसा का कमाल देखें कि सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून का एहतराम करने वाला अपना एक अलग दोस्तों का सर्कल बना चुके थे। नौ मुंतखब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के अलविदाई रेफरेंस में अपना वही शुस्ता अंग्रेजी में लिखा खत पढ़कर सुनाया। वो चीफ जस्टिस यानी कारी फाइज ईसा की तारीफ़ें कर रहे थे, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि अदलिया की अहम पोस्टों पर रहते हुए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जजों को ज़बरदस्ती घसीटे जाने के तनाव वाले माहौल के बाद अब याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस बनने के साथ साथ जस्टिस कारी फाइज ईसा के करीबी दोस्त भी बन चुके थे। नौ मुंतखब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के अल्फाज सुनिए। अगर आप अच्छे रवैये से कारी फाइज ईसा से मिलें तो आप हैरत से मर ना जाएं तो हैरान ज़रूर होंगे, क्योंकि वो इतनी शफकत से आपको जवाब देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें छेड़ेंगे तो उनके अंदर का रीछ जाग जाएगा और फिर आपको अल्लाह ही बचा सकता है। मैं आज आपके सामने एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मुझे इस रीछ का कई बार सामना करना पड़ा और मैं आपको बताता चलूँ वो तजर्बा कोई इतना अच्छा नहीं रहा। याहिया अफरीदी ने मालूम नहीं इंतसारी एहतराम लेकिन कारी फाइज ईसा की कानूनी समझबूझ के सामने अपनी कम मायगी का एहसास किया। इस रेफरेंस के माहौल और बॉडी लैंग्वेज से ही अंदाज़ा हुआ कि अदलिया में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपने एचिसन कॉलेज के दोस्त जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय अब कारी फाइज ईसा के मद्दाह और दोस्त बन चुके हैं। कारी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस इंतज़ामिया के मामलात में रुकावट नहीं डाली, सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने सारे दौर में कभी कॉज लिस्ट जारी करने के लिए हिदायत जारी नहीं की, मगर जाते जाते मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस का फैसला सुना दिया और इसे आईनी खिलाफ वर्जियों से भरपूर करार दिया। अब ये फैसला करना आपका काम है कि जस्टिस रिटायर्ड कारी फाइज ईसा बतौर मुनसफ़ आला रीछ थे या शुतुरमुर्ग। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है
और आप हमारे ही चैनल पर कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं।